Okay, good morning, students. गुड मॉर्निंग सर। तुम लोग के लिए तो मैं आ गया सर की जगह पे, ठीक है। प्लीज ना माइक को म्यूट कर दो सब लोग। और एक दो बच्चा आया नहीं, वेट करते। देखो तुम लोगों को कल मैंने बोला था होमवर्क सेंड करना है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू 30। तुमने साइन तुमने क्या भेजा मुझे? बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक निकाल के भेज दिया, वो तो मैंने पूछा ही नहीं। साइन बताओ। साइन सुन रहे हो मुझे? बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? मैंने तुम लोगों को क्लियरली बताया था, यू हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल के भेज रहे हो? मैं तो कभी नहीं बोला मुझे बैलेंस ही भेजो, बैलेंस एक वो भी तुम नेट से छाप के भेज रहे हो। मैंने कल, मुझे किसी ने पूछा था कि सर ये जो एटॉमिक नंबर है वो कैसे मालूम चलेगा? हम लोग को स्कूल में तो हमको 20 तक सिखाया है, 20 के ऊपर तो नहीं सिखाया। ऐसा मुझे किसी ने कल पूछा था। तो मैंने उसको बोला था कि एक काम करना, एटम्स जो है, एटॉमिक नंबर जो है वो तुम नेट से देख सकते हो, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो खुद ही लिखना पड़ेगा ना, ठीक है? नहीं बोलो, बोलो कुछ बोलो, हाँ ना करो। क्या सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर। है ना? तो फिर तुम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो तो शॉक हो गया। मैंने बोला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भेजो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भेजो, ये मैंने बोला था, ठीक है? बहुत लोगों ने भेजा, ऐसा नहीं भेजा, और बहुत लोगों ने नहीं भी भेजा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये समझ में किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? किसी को मुझे बताओ तो एक बार, ये समझ में आने में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आया, कैसे लिखा, कोई डाउट है किसी को? बोलो, चलो है नहीं? बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में डाउट है किसी को? हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मेरा आवाज नहीं आ रहा तुमको? मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है सर। तो आ रहा है तो पूछ रहा हूँ, तो बोलते क्यों नहीं? मैं पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में तो प्रॉब्लम है किसी को? हम्म? अरे जिसको है वो हाँ बोलो, जिसको नहीं है वो ना बोलो ना। क्या कर रहे हो तुम बैठ के? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? हाँ सर। आया सर। हाँ सर आया। हाँ सर। आपसे पूछो, किसको नहीं आया बोलो? आफरीन, समझ में आया? आफरीन, आफरीन समझ में आया तुमको? नहीं आया? ठीक है, ठीक है, चलो फिर मैं पूछ के फायदा नहीं है, थोड़ी देर रिप्लाई कर देनी हूँ।
तो मैंने ये तुम लोगों को क्यों लिखने को दिया था बताता हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। देखो तो आज हम आगे बात करते हैं 2 चीज के बारे में। तुम लोग कल मैंने बोला था कि 30 तक लिख के लिया, मैंने कल बोला था 30 तक लिख के आना। उसका रीजन ये था कि 30 तक के अंदर बहुत सारा एक्सेप्शन प्रेजेंट होता है और एक्सेप्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर तुम क्या बोल रहे हो, लिख के भेजो, सबको समझ में आया कि नहीं आया, लॉजिक क्लियर है कि नहीं है, चैटिंग में भेजो। अगर तुम लोग में तुमने ये किया होगा तो मैं तुमको दिखाता हूँ क्रोमियम, ठीक है। एक बार देखो ध्यान से, एक बार चलो। कल तुम लोग ने क्रोमियम का लिखा होगा, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 24 है। मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, तुम लोग क्रॉस चेक करना, ठीक है। 24 इलेक्ट्रॉन को डालना है, बोलो कहाँ कहाँ डालेंगे। स्टार्ट करेंगे पहले कहाँ पे, 1s2 में, फिर कहाँ डालेंगे बेटा 2s2 में, फिर कहाँ डालेंगे इसको 2p6 में, फिर कहाँ डालेंगे इसको 3s2 में, फिर कहाँ डालेंगे इसको 3p6, फिर कहाँ पे आएगा 4s2, फिर कहाँ चला जाएगा 3d में, कितना आएगा 4। एक बार देखो तो सही है कि नहीं है। 2 4 6 10 हो गया, ये 10 यहाँ पे 20 हो गया, 24। क्या तुम लोगों ने क्रोमियम का बिल्कुल ऐसे ही लिखा? क्या देखो कॉपी चेक करो अपना, हाँ सर। अपना कॉपी को चेक करके बताओ क्या तुम लोगों ने भी ऐसे ही लिखा है, मतलब यही तुम लोग का आंसर आया था, देख लो। यस सर। क्या अलग कुछ आया था? यही आया था, यही सर। कंफर्म, ठीक है। बहुत, अगर यही तुम लोग का आंसर आया था, सबका ये आया था क्या? जो जो है बताओ, नाम बताओ अपना, जिसका इसका आंसर आया था यही है वो बताओ। सर मेरा 4s 3d⁵ आया था लास्ट में। फोरेस कितना आया था? 4s हाँ। और 3d⁵ तो फोरेस के ऊपर क्या आया था? फोरेस को 1 2 3 कुछ नहीं आया, खाली फोरेस आया था। यस सर। फोरेस ये कहाँ से लिखा तुमने? कैसे देख के लिखा था कि खुद से लिखा था? नेट से सर। तुम लोग को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि होमवर्क तुम लोग को करने के लिए दिया है, नेट को करने थोड़ी दिया है। अगर नेट से छापना ही होता तो मैं यहाँ पे पागल हूँ। तुम सोचो एक बार कि मैं यहाँ जो मेहनत करके सुबह उठ के पढ़ाता हूँ, या कोई फैकल्टी पढ़ाता है, क्या जरूरत है बताओ? फिर तो नेट खोल के बैठ जाएंगे हम, तो फिर कॉलेज बंद कर दो, स्कूल सब बंद कर दो, नेट खोलेंगे बस। होमवर्क तुम लोग के लिए है, मैंने ये बोला था। तुम लोग उठो भाई, तुम लोग ना उठो, तुम लोग अपने आप को चेंज करो। तुम लोग उस दुनिया से आए हो जितने में सब छाप छुप के लिखो, नहीं है। तुम लोग को सीखना है, प्लीज फोकस ऑन लर्निंग। बाकी सब भूल जाओ, कितना नंबर आ रहा है, मेरा मार्क्स क्या है, मेरा परसेंटेज क्या है, वो सब तो क्या करोगे जिंदगी में। सब तुम लोग को समझा समझा के थक जाओ। जिंदगी में एक चीज का एक, वो है लर्निंग। तुमने कितना सीखा है। बाकी तो मार्क्स अगर 100 में 100 भी लेके आओगे, तुम क्या कर लोगे लाके? कुछ नहीं है सर। तुमने 10 में जितना परसेंटेज लाया तो क्या करोगे उसका? बताओ क्या करोगे? एक बार तुम्हारा एडमिशन हो गया, खत्म। फिर दुनिया में कोई घूम के पूछेगा भी नहीं तुमने 10 में कितना लाया था। ट्वेल्थ में तुम कितना भी लेके आओ, 100 में 100 लेके आओ, क्या करोगे उसका? नाचोगे, पकड़ा खाओ, क्या करोगे उसको लेके? अगर तुम्हारा मेडिकल क्लियर नहीं होता तो तुम 100 में 100 क्या 100 में 200 भी लेके आओगे, फर्क पड़ेगा क्या? बताओ, देखो मुझे फर्क पड़ने वाला है? बताओ पड़ेगा? सर नो सर। नहीं पड़ेगा। तो तुम लोग को ये बात समझ में आना चाहिए कि लर्निंग इज द एसेट। लर्निंग ही है जो तुमको हेल्प आएगा। बाकी तुम क्या नंबर लेके आओ, तो पीस ऑफ पेपर है वो, उसका कुछ काम ही नहीं है। मैं अपना बात करूं, मैंने आज तक कितना जॉब किया होगा, आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा कि सर अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, कितना नंबर आया था। क्यों पूछेंगे? क्यों पूछेंगे? इवन ये तो उल्टा बात है। हम लोग को तो इंजीनियरिंग में ये सिखाया जाता था कि अगर किसी कंपनी ने आपसे अपना सर्टिफिकेट मांग लिया तो समझ जाना कि आपको जॉब नहीं मिलेगा। क्यों? इसका मतलब ये कि कंपनी को डाउट है कि तुम सही में इंजीनियर हो कि नहीं। तो ये हालत है, मार्क्स से कुछ नहीं होता। लर्निंग इज द मेन इंपॉर्टेंट। अगर नहीं पता तो क्या करोगे? लर्निंग होना चाहिए, है ना? तो देख के मत करना, ठीक है? ये पहली बार है, मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से होमवर्क को लेके थोड़ा सीरियस हो तुम लोग।
तो होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये होमवर्क कराने के पीछे रीजन है, ये चीज को समझना, एक्सेप्शन सर। समझना। सर बोलो। जी सर मैंने होमवर्क तो सर किया था सर, आपको हाँ। पैसा दिया व्हाट्सएप में। हाँ, क्या बोला? सर मैंने होमवर्क किया था। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, होमवर्क किया था वो ठीक है, जिसने किया मेरे पास आ गया, ठीक है, जिन्होंने मुझे भेजा है, 3-4 लोगों ने मुझे भेजा है, मेरे पास है, ठीक है, 2 लोगों ने गलत भेजा है, वैलेंसी लिख के भेज दिया, और 4 लोगों ने सही भेजा है, वो ठीक है, उसमें मना नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि नेट से देख के मत किया करो, खुद से किया। मैंने कल ये बताया था कि अगर तुमको एलिमेंट का नाम याद नहीं है तो वो तुम अभी के लिए देख लो, पीरियोडिक टेबल देख लो, नेट देख लो, मैंने ये बोला था, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को नहीं बोला, ठीक है, छोड़ो, क्या बजे देखो, अगर कोई नॉर्मल बच्चा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से लिखेगा तो उसका आंसर ये निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? 4:3D4 निकल के आएगा। बट इंटरेस्टिंगली क्या पता है, ये बिल्कुल गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम बोलोगे सर गलती क्या है, आपने तो यही सिखाया, देखो 2p के बाद 3s आएगा, 3s के बाद 3p, 4s, 3d, 4p, हमने वही सीक्वेंस में भरा है, राइट? देखो तो सीक्वेंस तो सेम है, तो फिर गलती कहां पे हुआ हम लोग से? तो गलती कहां पे हुआ, वो गलती को समझने के लिए लॉजिक के पीछे आना पड़ेगा। लॉजिक क्या समझो आप? देखो, केमिस्ट्री क्या करता है ना बेटा, केमिस्ट्री ये करता है, केमिस्ट्री ऑर्बिटल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। केमिस्ट्री बोलता है कि देखो हमारे पास ऑर्बिटल जो है वो कैसा होगा, या तो एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, या तो केमिस्ट्री बोलता है कि हमारे पास क्या होगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। समझ नहीं आया? हमारे पास क्या होगा, फुल फील्ड ऑर्बिटल होगा, या तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा, या फिर हमारे पास क्या होगा, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे बताओ? पार्शियली क्या फील्ड ऑर्बिटल। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? नाम में जाओ, नाम में क्या लिखा हुआ है? नाम में लिखा फुल फील्ड ऑर्बिटल। नाउ व्हाट इज फुल फील्ड? मुझे बताएगा व्हाट इज फुल फील्ड? इंग्लिश में फुल फील्ड का मतलब क्या होता है? बताओ बताओ, फुल फील्ड मतलब क्या? पूरा? Sir, last cell consists of 8 electron. नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ फुलफिल्ड का मतलब, वो छोड़, इलेक्ट्रॉन कितना आएगा छोड़, बोल रहा हूँ फुलफिल्ड का मतलब क्या है? फुलफिल्ड का मतलब है पूरा भरा हुआ, राइट? पूरा भरा हुआ। Yes, yes, अब देखो, हमारे पास क्या क्या ऑर्बिटल है? हमारे पास ऑर्बिटल है s, हमारे पास है p, हमारे पास है d, हमारे पास है f। तो अगर मैं ये बोलूं कि s जो है पूरा भरा हुआ है, तो s के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकता है बताओ? 2 सर। तो जब s के पास 2 में 2 का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी 2 कैपेसिटी है और 2 का 2 पूरा प्रेजेंट है, तो इसको बोला जाएगा कि तुम फुलफिल्ड कैटेगरी के एलिमेंट, ठीक है? p का बात किया जाए तो p के पास जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन का होता है। तो अगर तुम यहाँ पे 6 का 6 इलेक्ट्रॉन भर दोगे तो तुम बोलोगे कि भाई तुम p जो हो ना, तुम फुलफिल्ड कंडीशन में आ चुके हो। अगर d का बात करें, d में 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, 10 का 10 यहाँ पे आ गया, तो हम बोलेंगे कि भाई d तुम फुलफिल्ड वाले कैटेगरी में आ गए हो। और f का बात करें, f में 14 का कैपेसिटी है, 14 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो f क्या होगा, फुलफिल्ड कैटेगरी में कहा जाएगा। तो अगर ये हमारा फुलफिल्ड ऑर्बिटल होगा तो बताओ जरा हाफ फील्ड क्या क्या होगा? तो s के ऊपर 1 होगा तो हाफ फील्ड होगा, p के ऊपर 3 होगा तो हाफ फील्ड होगा, D के ऊपर 5, 5 होगा तो हाफ फील्ड होगा, F और f के के ऊपर ऊपर 7। 7 होगा तो क्या होगा, हाफ फील्ड होगा। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? देख लो, Yes, डाउट sir. नहीं करो मैं, ठीक है ना? अब आ रही है पार्शियली फील्ड का। देखो पार्शियली का मतलब क्या होता है? पार्शियली फील्ड का मतलब होता है अधूरा। पार्शियल का मतलब होता है अधूरा, आधा अधूरा, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी, मतलब इट कैनॉट बी हाफ, इट कैनॉट बी फुल, मतलब फुलफिल्ड और हाफ फील्ड को छोड़ के जो भी पॉसिबल होगा उनको हम क्या बोलेंगे, पार्शियली फील्ड। अब बात ये है, चलो देखो, एस के पास तो दो ही कैपेसिटी होगा, या तो एस हाफ फील्ड होगा या तो फुल फील्ड होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना? तो इसको हटा दो, बचा हमारा पी। तो पी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो पी या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है ना, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, करेक्ट बोल रहा हूँ? डी का बात किया जाए, डी के पास डी कैन बी 1, डी कैन बी 2, डी कैन बी 3, डी कैन बी 4, ये 6, ये 8, ये 9, कुछ भी हो सकता है। एफ का बात करें तो एफ में क्या होगा, इट कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 7 नहीं होगा, इट कैन बी 8, इट कैन बी 9, इट कैन बी 10, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एफ, हमारा पार्शियल फिट, ठीक है? अब देखो ये तीनों चीज बताने के पीछे क्या रीजन है, रीजन को समझो। केमिस्ट्री जब ये बताता है कि ऑर्बिटल 3 कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है, तो केमिस्ट्री हमको ये भी समझाता है कि इनको डिवाइड करने के पीछे रीजन क्या है। रीजन क्या है ना, रीजन इज द स्टेबिलिटी। क्या रीजन बेटा?
तो रीजन क्या है? रीजन क्या? स्टेबिलिटी। क्या रीजन है इसका? स्टेबिलिटी। मतलब ये ऑर्बिटल को हम लोग स्टेबिलिटी वाले कैटेगरी में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यानी हम ये बोलते हैं कि फुलफिल्ड ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू क्या हाफ फिल्ड, है ना। ये तुमको देखो लाइफ टाइम काम आने वाला कॉन्सेप्ट है जो बता रहा हूँ, ये सब लाइफ टाइम काम आएगा। केमिस्ट्री को सीखो, सीखो, रट्टा वट्टा मारना छोड़ो, छापना बंद, सीखो, एकदम सीखो, सीख घुस जाओ, तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे। जो घुसेगा बच्चा वो क्लियर कर देगा इंटरेस्ट, और जो नहीं घुसेगा जो ऊपर पड़ेगा नहीं होगा। तो एक फुलफिल्ड ज्यादा स्टेबल है, देन हाफ फील्ड, और सबसे कम जो स्टेबल होगा उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल। तो ये हमारा क्या होता है बेटा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। और बात समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। समझ आया? यस सर। है ना, ये हमारा क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। फुलफिल्ड जो होगा वो हाईली स्टेबल होगा, उसके बाद स्टेबिलिटी में नेक्स्ट कौन आएगा? हाफ फील्ड आएगा, और फिर हमारे पास स्टेबिलिटी में कौन आएगा? पार्शियली फील्ड आएगा। तो जल्दी से मैं लिख लूं एक बार, फिर आगे हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जल्दी लिख लो, कोई डाउट है मुझे पूछो। लिखना हो गया तुम लोग का? सर। ठीक है, 2 मिनट हुआ, तुम लोग मुझे 2 मिनट दो, मैं एक बार मोबाइल अपना चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं होस्ट बना रहा हूँ सर को, मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, तुम लोग यहीं पे रहना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। चलो, तो ये तुम लोगों को क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? बताओ, ठीक। ये हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो गया तो मुझे बोलना, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। बढ़ सकता हाँ सर। हूँ। अरे आगे बढ़े। ओके सर। ओके सर। बहुत फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो ये सिखाने के पीछे का रीजन क्या है? मैंने इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लिखना हो गया, उसको मिटा रहा हूँ। अब मैं सीधा बात करता हूँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पूरा करेक्ट नहीं। क्यों करेक्ट नहीं? तो रीजन जानते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो बेटा, मुझे बताओ कि यहाँ पे 3D में क्या लिखा हुआ है? देखो कितना इलेक्ट्रॉन है? 4।
4 प्रेजेंट। 4 सर। अब मुझे बताओ डी के ऊपर 4 प्रेजेंट होने से क्या फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड होता है क्या? नहीं सर। नहीं होता। भाई ये नहीं होता फुलफिल्ड सर। होगा, भाई ये क्या होगा? हाफ फिल्ड होगा, पार्शियली फिल्ड होगा। तो क्यों ना एक काम किया जाए, देखो अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये लेसर स्टेबल है, तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये s का एक इलेक्ट्रॉन को उठा के d में डाल दूं, तो क्या बताओगे क्या होगा यहाँ पे? 5 So 4-1 should be 5. और जैसे d5 हो जाएगा तो d किस कैटेगरी में आएगा बताओ तो मुझे? Half filled. हाफ फील्ड में आ जाएगा। अगर d हाफ फील्ड वाले कैटेगरी में आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है? d विल बिकम मोर स्टेबल। d क्या बन जाएगा? हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि s जिससे तुम इलेक्ट्रॉन ले रहे हो ना, उसमें क्या चेंज आ रहा है वो भी देखो। तुमको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, s दे रहा है, तो s तुमको इलेक्ट्रॉन तभी देगा जब उसको कोई लॉस ना हो। ये बात समझ, कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को तभी देगा जब उसके अंदर कोई चेंज ना आए। अगर मान लो p में 6 इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल कंडीशन में है, तो क्या p अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा क्या? बताओ। नहीं सर। नहीं देगा। तुमने बहुत मेहनत की, गाड़ी खरीदा चलाने के लिए, टेबल हो गए, और कोई तुम्हारे घर पे बोला जाओ मेरा गाड़ी ले लो, ऐसा होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। मतलब तुम्हारा कोई लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कैसे लॉस नहीं होता समझने का ट्राई। यहाँ तक सब सेम रहेगा, क्यों ना इसको हम लोग क्या करें, यहाँ लिख दे 4s1 और ये लिख दिया हमने 3d5। तो इसका मतलब क्या है? 4s1 होने का मतलब क्या है? ये s किस कैटेगरी में आ गया? तो s आ गया हाफ फील्ड कैटेगरी में, और d भी किस में आ गया? हाफ फील्ड कैटेगरी में। तो ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड। तो जब दोनों हाफ फील्ड कैटेगरी में आ गया तो अब कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं है। यस, अरे हाथ लग रहा है तो मैं सही क्या होगा? यस सर। लेकिन अब देखो, अब मैं इसको भी मैं पूरा सही नहीं मान, ये भी पूरा सही नहीं है, ऐसा सही है पर ये पूरा सही नहीं। अब मैं बात करूं, ये तुम तभी करोगे जब क्रोमियम पूछा जाएगा, कॉपर पूछा जाएगा, क्रोमियम कॉपर, बाकी जगह पर करना पॉसिबल नहीं। सिर्फ क्रोमियम में और कॉपर में ही एक्सेप्शन काम आता है, बाकी जगह पे एक्सेप्शन काम नहीं करता है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको लिखने का और एक सही तरीका हो सकता है। देखो बात समझो, क्या तुम जूता पहनते हो, शूज पहनते हो, शूज पहनते हो? हाँ सर। तो शूज के नीचे क्या पहनते हो? सॉक्स पहनते हो कि नहीं पहनते? नहीं सर। Yes, पहनते हैं। sir. क्या कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जो पहले शूज पहनता है, शूज के ऊपर सॉक्स पहनता है? No, sir. कोई नहीं है, confirm? Sir. बिल्कुल। अगर मान लो पहन लिया तो क्या होगा? लोग पागल बोलेंगे. हाँ एग्जैक्टली, है ना, कुछ तो नहीं होगा। वी कैन वेयर, अगर मेरा मन है पहनने का पहन के घूम सकता हूँ, लेकिन लोग देखेंगे बोले अरे कहाँ पागल आया भाई। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रॉब्लम ये नहीं कि मुझे क्या होगा। इन द सेम वे, बिल्कुल वही चीज में समझो कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल हमारे पास है ना, वो ऑर्बिटल कुछ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? नाम को समझो। एस ऑर्बिटल को, ये एस ऑर्बिटल जो हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आउटर ऑर्बिटल। क्या ये बताओ? आउटर ऑर्बिटल, या फिर हम बोलते हैं आउटर सबसेल। क्या बोलेंगे इसको? आउटर सबसेल। ठीक है। जो हमारे पास पी होता है, पी का कोई नाम नहीं है हमारे पास। डी जो है ना, डी ऑर्बिटल, इस डी ऑर्बिटल को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इनर ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल जो हमारे पास होगा, कि एफ को बोलते हैं इनर मोस्ट ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इसको? इनर मोस्ट ऑर्बिटल। तो F होगा हमारा आउटर ऑर्बिटल, D होगा हमारा इनर, और F हमारा क्या होगा? इनर मोस्ट ऑर्बिटल। तो क्योंकि देखो D को हमने क्या नाम दिया? D को नाम दिया इनर ऑर्बिटल। तो इनर का मतलब क्या है? जो अंदर रहता है, और आउटर का मतलब क्या है? जो बाहर रहता है। तो इनर ऑर्बिटल को हमेशा क्या करोगे? अंदर रखोगे, और आउटर ऑर्बिटल को हमेशा क्या रखोगे? बाहर रखोगे। ये हमको करके दिखाना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इसलिए दोस्तों करोगे चेंज, तो ये चेंज करने से क्या निकल के आएगा? इट बिकम 3d5, और ये क्या बन जाएगा? 4s1 बन जाएगा। तो ये लिखने का सही तरीका है। अब जहां जहां पे भी तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, और जहां जहां पे भी डी पहले है, मतलब डी बाद में है और एस पहले है, उसको उल्टा कर दिया। वो हर जगह पे अप्लाई होगा। हर वो जगह पे जहां पे डी बाद में है और एस पहले है, उसको उल्टा करके एस को बाहर, डी को अंदर करना,
ये करना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बारे में, वो सिर्फ कहाँ पे होगा, एक कॉपर के अंदर होगा और दूसरा कहाँ पे होगा, क्रोमियम के अंदर। समझाया कि नहीं? कुछ आना करो यार। हाँ सर। लिखो उसको आराम से। हो गया सबका? हो गया सर। अगर हो गया तो एक काम करो, तुम लोग कॉपर का मुझे लिख के दिखाओ।
क्या हुआ, कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा आज का टाइम लगा रहे हो तुम लोग? ओके सर। मुझे ओके करना पड़ेगा। क्या होगा कॉपर में, कैसे होगा देखो। तो कॉपर कितना होगा हमारा 29। कैसे भरोगे बताओ, पहले नॉर्मल भरोगे तो ये निकल के आएगा तुम्हारा 1s2 हो गया, यहाँ पे 2s2 हो गया, यहाँ पे 2p6 हो गया, यहाँ पे 3s2 हो गया, यहाँ पे हमारा 3p6 हो गया, यहाँ पे हमारा 4s2 हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3d9 हो जाएगा। तो ठीक है, अब बताओ क्या करना चाहिए, बताओ पहला क्या चेंज करें यहाँ पे? सर लास्ट में यहाँ पे क्या, 4s यहाँ पे 1 जो हो गया। देखो यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे जो लाइन है हमारा, ये किस कंडीशन में है? लाइन आने का मतलब पार्शियली फील्ड होता है, ना ही फुल फील्ड ना ही हाफ फील्ड है। तो क्यों ना इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा और स्टेबल बनाया जाए। तो स्टेबल कैसे बनाया जाएगा, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दो, तो इट बिकम सिंपली क्या 4s1 और 3d क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। नाउ दिस बिकम मोर स्टेबल। फिर मैंने क्या सिखाया था कि डी जो होता है वो इनर सबसेल होता है, इसको Yes, अंदर sir. रखना होता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, दिस बिकम 3d10 एंड 4s1। ये हमारा जो आंसर ये करेक्ट तरीका। क्लियर, क्लियर है, लिख लो इसको, हाँ सर। लिख लो इसको लिख लो। हो गया तो बोलो आगे बढ़ना, ठीक है। ओके सर। हो गया सबका, बहुत अच्छा। यस सर। अब देखो यहाँ पे, अब और एक चीज तुमको सिखा रहा हूँ, एक नया चीज सिखाने जा रहा हूँ मैं तुम लोग को, उस चीज को समझना, ठीक है। एक तो ये तो हो गया परफेक्ट तरीका टू राइट आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं वापस तुम लोग को फिर टाइम दे रहा हूँ आज का, कल से भी टाइम नहीं दूंगा, आज फिर टाइम दे रहा हूँ। जिन्होंने अप टू 30 नहीं किया है, अप टू 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के सेंड करें मुझे, पहला चीज, ठीक है। जिन्होंने किया है सेंड, वो क्या करो, अपने कॉपी के अंदर जो मॉडिफिकेशन करना है, डी को अंदर एस को बाहर, डी को अंदर एस को बाहर, और जहां जहां पे करेक्शन है उन करेक्शन करके फिर फोटो खींच के फिर भेज देना, ठीक है। ओके क्लियर, सर। ओके सर। अब देखो सिखा रहा हूं। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का और एक तरीका भी होता है। वो क्या तरीका होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यू तरीका। देखो एक बात सुनो, हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि नॉर्मल गैस कौन कौन होता है। ये कैसे याद करते हैं तुमको सिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, हाउ टू रिमेंबर द एटॉमिक, ये इनका नाम कैसे याद रखते हैं। बट अभी के लिए फिलहाल नॉर्मल गैस कौन कौन है, तो मुझे याद है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, और भी है, ज़ेनॉन भी है, रेडॉन भी है, मैं उनको छोड़ रहा हूँ। मैं खाली क्या लिख रहा हूँ अभी, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्या क्रिप्टन। देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर क्या होगा 36 होगा। अब देखो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इनके हेल्प से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इनकी हेल्प से, थोड़ा चीज को समझना। मान लो कि मैं इसको 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 रख लेता हूँ, इसको मिटाता हूँ, इसको रख लेता हूँ और इसको करेक्ट कर लेता हूँ, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि करेक्शन कैसे करें। तो करेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3d5 एंड दिस बिकम 4, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से मुझे सुनना और मेरा बात को सुनना। मैं तुमको क्या दिखाने जा रहा हूँ, पहला एग्जांपल दिखा रहा हूँ सोडियम का, इसका नहीं सोडियम का दिखाता हूँ, छोटा सा एग्जांपल इजी। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा बताओ, 11 होता है कि 11 तो 11 को लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1s2 निकल के आएगा, यहाँ 2s2 निकल के आएगा, यहाँ 2p6 निकल के आएगा और यहाँ पे 3s1 निकल के आएगा। सही बोल रहा हूँ, ठीक है सर। अब हाँ ध्यान सर। सुनो, अब ध्यान दिखाओ। अगर मैं इनका बात करूं तो देखो यहां से लेके यहां तक कितना इलेक्ट्रॉन्स है, देखो यहाँ ये 2, ये 4, ये 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या मेरे पास कोई नॉर्मल गैस है कि जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो नॉर्मल गैस कौन सा है, नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 10 है। तो क्यों ना एक काम किया जाए, क्योंकि इतना लंबा लंबा लिखने में टाइम लगेगा, तो मैं सिंपली एक काम कर देता हूँ, इसको इस जगह को ये 10 तक जो भी हमारे पास है उसको मैं रिप्लेस करता हूँ नियॉन से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा रिप्लेस करने में,
नो एक ही सर। बात है ना, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नियोन लिख दिया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियोन का है, तो नियोन लिख दिया। और नियोन लिखने के बाद हमने उसका आगे क्या लिखा यहाँ पे 3s1, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया वो बन गया नियोन 3s1। अब ये बात समझो, देखो एक बात समझना, एल्यूमिनियम का बात करता हूँ और क्लियर। अब एल्यूमिनियम तो लिखोगे ना 30 होता है 30, ये लिखोगे तो ये होगा 1s2, यहाँ पे होगा 2s2, यहाँ पे होगा 2p6, यहाँ पे होगा 3s2, यहाँ पे होगा 3p मान लो 2 या 3p मान लो 3p मान लो। अब ये गलती मत कर देना, ये गलती मत कर देना कि सर यहां से लेके यहां तक तो मैग्नीशियम है, 2 4 है ना, 10 12 12 तो मैग्नीशियम होता है, तो क्यों ना हम लोग सर ऐसे लिखने चलेगा क्या, ये ऐसे लिख देंगे सर होगा क्या, तो बिल्कुल 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 भी नहीं होगा। क्लियर? तो लग रही है यस सर। यस सर। बिल्कुल भी नहीं होगा। Sir, हाँ बोलो। sir, can you explain why it will not happen? क्या बोल रहे हो? Sir, can you explain why it will not happen? Why it is not possible this one? Yes, sir. Yes, I will explain. तो मैं आ वहीं पे देखो, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे नियोन लिख सकते हैं, ये पॉसिबल है, बट मैग्नीशियम लिख के 3p1 इज नॉट पॉसिबल। ये इसीलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैग्नीशियम इज नॉट अ नोबल गैस। हम लोग जब भी किसी एटम का रेफरेंस लेके किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, दैट रेफरेंस मस्ट बी अ नोबल गैस। वो रेफरेंस क्या होना पड़ेगा, एक नोबल गैस होना पड़ेगा। किसी भी एटम का रेफरेंस लेके लिखना पॉसिबल नहीं है, यानी वो नोबल गैस है तो लिखो, अगर वो नोबल नहीं है तो नहीं लिखोगे। तो मैग्नीशियम इज नॉट अ नोबल गैस, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। लिखना चाहते हो इसको ठीक से तो क्या लिखोगे, लिखो 6 7 8 9 10, तो यहां से लेके यहां तक क्या है, ये नियोन है। तो वी कैन अगेन राइट डाउन दिस लाइन नियोन, और यहाँ पे 3s2 और 3p क्या होगा, समझ आया? यस सर। Yes, तो sir. जब भी तुम लिखोगे यू हैव टू टेक द रेफरेंस ऑफ क्या, नोबल गैस। ये लिखने का तरीका है, ऐसा लिख सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही लिखना है, हमेशा यही करेक्ट होगा, ऐसा भी लिख सकते हो। ये सब कुछ जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन पूछेगा राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, तो तुमको लॉन्ग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तब शॉर्ट फॉर्म को मत लिख देना, ठीक है? अब जैसे मैं इसको लिखा हूं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये 2 ये 4 ये 6 10 हो गया, 11 12 हो गया, और ये 6 18 हो गया। एक बार देखो तो 18 तक कौन सा नंबर आर्गन। है, आर्गन। कौन सा? तो क्यों ना एक काम करें, इसको लिखते हैं ऐसे, आर्गन लिख के फिर यहाँ लिखते 3d5 थोड़ा सा यस सर। बस खत्म, बोलो विदाउट है। तो ऐसे तो मुझे कॉपर लिख के दिखाओ, तो कॉपर का कैसे लिख सकते हो बता दो मुझे। आर्गन थ्राइस डी होल टू द पावर 10 4s। फिर से बोलो। सर आर्गन 3d to the power 10 into 4s। सुनो बेटा, तुमको मैं कल भी यही बात बता रहा था कि टू दी पावर कहां से आए, टू दी पावर नहीं बोलते, मैथ्स थोड़ी कर रहे हो। टू दी पावर 10 टू दी पावर 2 स्क्वायर क्यूब, तुम बोलोगे 3d 10, क्या बोलोगे, बोलो 3d 10 खत्म। ये टू दी पावर नहीं बोलना होता ना, तो पावर थोड़ी है, पावर इज समथिंग मैथमेटिकल टर्म। पावर बोलते तो पूरा खेल खराब हो जाए। देखो कॉपर कैसे लिखेंगे, ये तो लिख लिया उन्होंने इसको। Sir, argon 4s 1 3d 10. तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो अगर मुझे यहाँ पे कॉपर लिखना है 29, तो ये होगा 1s2, ये होगा 2s2, ये 2p6, ये 3s2, ये 3p6, ये 3d10, और यहाँ पे 4s कितना 1। तो इतना लंबा लिखने से अच्छा देख लो कि कहाँ पे कुछ करना पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिखना पॉसिबल है आर्गन, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिखने का तरीका है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे और एक तरीका सिखाऊंगा लिखने का कि हाउ वी कैन राइट डाउन
the electronic configuration in one more week, but अभी तो ये सीखो, नेक्स्ट क्लास में वो सीखो। यहाँ तक जो पढ़ा है, क्या डाउट है किसी को? कुछ डाउट है किसी को? आना करो। No, sir. नहीं है सर।
ओके, तो क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? कोई डाउट नहीं किसी को भी? ठीक है, Yes, sir. ठीक है सर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। होमवर्क करके भेजना, ठीक है सब लोग? हाँ सर।